वहाँ के धार्मिक ग्रंथ गैर बराबरी की स्वीकृति नहीं देते थे, इसलिए वहाँ के लोगों को वो गलत लगा। लेकिन सम्मानित साथियों, इस देश में यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ का धर्म, यहाँ के ग्रंथ इस गैर बराबरी की, ये बात गांधी जी ने कही कि मैं पहली बात तो मैं मर करके दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता, और अगर मुझे लेना भी पड़े तो मैं किसी वाल्मीकि, किसी भंगी के घर पैदा होना उचित समझूंगा, जिससे कि जातीय अपमान की पीड़ा को मैं स्वयं प्रैक्टिकली सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बहन जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, और बहुत ही मार्मिक बातें हम आपके बीच में रखेंगे। आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनने का प्रयास करेंगे, और साथ में मेरा निवेदन है आप लोग इसको शेयर, फिर से आप लोग इसको शेयर करें सम्मानित साथियों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसको लाइव सुन सकें। जी सर, आगे साथियों, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एकेडमिक जो पढ़ाई पढ़ते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस विषय की जो मटेरियल जो है उसका, वो जो जिसके बिंदु पर वो पूरी किताब लिखी गई है, तो सबसे पहले उसमें आपको परिभाषा के बारे में आपको बताया जाता है। तो हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे सम्मानित साथियों। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, हमने जो ग्राउंड बनाया है वो किताब को बनाया है, बाकी बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ से हमने इसमें रखी हैं सम्मानित साथियों। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय चमचा, चमचा कहते किसे हैं सम्मानित साथियों, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चमचा की परिभाषा हमने यहाँ पर बताई है सम्मानित साथियों, आप लोगों को ध्यान से आप लोग सुने, आपको आगे बहुत सहूलियत होगी, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बहुत सहूलियत होगी जब आप इसको समझ जाएंगे। देखिए, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, मैंने उसको अंडरलाइन किया हम लोगों ने सम्मानित साथियों, आप लोग ध्यान से देखें, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रयोग, मतलब व्यक्ति का प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति अपनी जाति अथवा वर्ग के फायदे के लिए, इसको बिल्कुल म्यूट कर लेना, साइलेंट कर लो वाइब्रेशन की जगह पर, अपनी जाति अथवा वर्ग के फायदे के लिए और उस व्यक्ति की जाति अथवा जाति ऑब्लिक वर्ग के नुकसान के लिए करता है, तब वह एक ऐसा व्यक्ति चमचा कहलाता है। साथियों, इसको आप लोग ध्यान से फिर से देखें, थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई थी क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा कैडर इसी के ऊपर डिपेंड है सम्मानित साथियों। हमने इसको पहले लिया है चमचे को, इसकी परिभाषा को, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति अपनी जाति या वर्ग के फायदे के लिए और उस व्यक्ति की नुकसान के लिए करता है, तब वह एक ऐसा व्यक्ति चमचा कहलाता है। मतलब इस व्यक्ति का प्रयोग ये दूसरा व्यक्ति करता है, किस काम के लिए करता है? अपनी जाति के या अपने वर्ग के फायदे के लिए एक पहले व्यक्ति का प्रयोग करता है, तो उस समय उसकी इंटेंशन जो होती है इस दूसरे व्यक्ति की, वो इस पहले व्यक्ति की जाति अथवा वर्ग को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से वो उसका प्रयोग, वह एक ऐसा व्यक्ति, ये वाला पहला व्यक्ति चमचा कहलाता है सम्मानित साथियों। तो ये आपको समझना साथियों बहुत जरूरी था, बाकी आप लोग आराम से इसको समझ लेंगे साथियों। चमचा, ये शब्द समय समय पर प्रयोग किए गए, बाबा साहब ने भी इसको प्रयोग किया, मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी प्रयोग किया, लेकिन सम्मानित साथियों लेमैन के हिसाब से, बिल्कुल आम आदमी के हिसाब से, तो फिर इन चारों शब्दों में से छांट करके मान्यवर साहब काशीराम जी ने रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसके हिसाब से चमचा वर्ड को सबसे उचित माना। हालांकि सबका मीनिंग एक है, लेकिन चमचा वर्ड को यूज करना उन्होंने साथियों उचित समझा। क्यों? क्योंकि चमचा एक ऐसी चीज है सम्मानित साथियों जिसको आप लोग रसोई में रोज यूज करते हो, और सम्मानित साथियों, और आप उसका एक सबसे बड़ा उसका एक विशेषता होती है कि चमचे का जो प्रयोग है वो समय आने पर किया जाता है। ये आपको हम आगे सम्मानित साथियों
बताएंगे। तो ये हमने आपको बताया कि चमचे की ये परिभाषा है, ये इस प्रकार से इनके शब्द जो है ये पर्यायवाची शब्द इनको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद में हमने चमचा वर्ड को जो है साहब ने उसको यूज में लिया। जी सर आगे चलिए। जी सर, आपको सम्मानित साथियों ये समझना बहुत जरूरी है। हम आपको क्या क्या बताएंगे, हम आपको कार्यकर्ता बनाम चमचा के बारे में बताएंगे। आगे सर हम आपको ये सब चीजें जो बताएंगे, हम आपको एक बार ब्रीफ कर देते हैं। चमचा युग की शुरुआत कब हुई ये हम आपको बताएंगे। जी सर, ये जो है गांधी जी और बाबा साहब के बीच में ये क्या संघर्ष चला इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। हम ब्रिटिश शासन काल में जो हमारी सरकार थी, हम लोग अधीन थे, उस समय किस प्रकार से गांधी जी का और बाबा साहब का संघर्ष चला, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे सम्मानित साथियों। ये कम्युनल अवार्ड पृथक निर्वाचन बताएंगे, जहां से ये सिस्टम पूरा ये 1932 में जो ये है जो ये पैक्ट हुआ था हम आपको बताएंगे। साथियों ये हम आपको पूरा संघर्ष हम आप लोगों को बताएंगे कि ये किस प्रकार से गांधी जी का अनशन चला, किस प्रकार से सिस्टम चला, किस प्रकार से बाबा साहब बाध्य हुए पूना पैक्ट के लिए। इस प्रकार से साथियों हम आपको चलाएंगे। और 24 सितंबर को ये जो पूना पैक्ट हुआ इसमें क्या क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे सम्मानित साथियों। जी सर आगे, ये वोट का अधिकार किस प्रकार से हम आपको ये महत्व दिया था पूरा पैक्ट ने, ये हम आपको बताएंगे सम्मानित साथियों। जी सर आगे, चमचे का प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, ये हम आपको बताएंगे सम्मानित साथियों। जी सर, कि आज के जमाने में केवल एससी समाज में ही चमचे नहीं बल्कि ओबीसी समाज में, एसटी समाज में भी चमचों को महत्व दिया जा रहा है, उनको क्रिएट किया जा रहा है विरोधी पार्टीज के द्वारा। ये भी हम आपको सम्मानित साथियों बताने का काम करेंगे। चमचा युग का प्रभाव क्या होता है, क्या इसका इंपैक्ट है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है इसका या हो रहा है, ये हम आपको बताएंगे सम्मानित साथियों। इस प्रकार से ये आपको हमने उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ। हम आपको समाधान भी बताएंगे सम्मानित साथियों। उसके बाद अपनी बात को समाप्त करेंगे। लगभग 30-40 मिनट का साथियों हम आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। जी सर सम्मानित साथियों, हम लोग बहुत जल्दी ब्रीफ करते हुए आपके बीच से निकलेंगे क्योंकि समय का हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है सम्मानित साथियों। चमचा की परिभाषा हम लोगों ने आपको बताई। आगे सर, कार्यकर्ता बनाम चमचा, इसके बीच में क्या अंतर है, कहीं हम कार्यकर्ता को चमचा ना समझ लें। तो इस बात में हमको इनमें डिस्टिंग्विश बिटवीन होना बहुत जरूरी है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जो ये कार्यकर्ता है, ये वाला पार्ट कार्यकर्ता का है, ये पार्ट चमचा का है। तो कार्यकर्ता के अंदर जो है ये आज्ञाकारी होता है, लेकिन चमचा वाला जो होता है वो गुलाम होता है। ये कई बहुत से लोग जो है आज्ञाकारी होने को भी सोचते हैं, साथ गुलाम है, साथ चमचा है। हम लोग बहुत सी जगह कह देते हैं कि फलाना जो है वो फलाने नेता का चमचा है। हो सकता है वो आज्ञाकारी है और वो कार्यकर्ता, अगर वो आज्ञाकारी है तो वो कार्यकर्ता है, वो गुलाम है तो वो चमचा है। ये अपने जाति वर्ग के फायदे के उद्देश्य के लिए काम करता है, ये अपने समाज के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए काम करता है, ये अपने समाज के अन्य नेताओं को मजबूत करता है। ये जो है कार्यकर्ता जो हिस्सा है ये अपने समाज के अन्य नेताओं को मजबूत करता है, और चमचा वाला जो हिस्सा है वो अपने समाज के खरे एवं सच्चे नेताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से काम करता है सम्मानित साथियों। इसका प्रयोग दूसरा करता है, आप उस बात को समझ सकते हैं। इसका प्रयोग ही, क्योंकि चमचा अपने आप में कुछ नहीं होता, वो एक नॉन लिविंग थिंग इसको हम लोग मान सकते हैं, ये दूसरे के हाथ में खेलने वाली चीज है। तो यहाँ पर ये अपने समाज के मजबूती के लिए अगर काम कर रहा है, अपने समाज के नेताओं की मजबूती के लिए काम कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ऑन दैट टाइम कार्यकर्ता। और अगर ये अपने नुकसान, ये खरे एवं सच्चे नेताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से काम कर रहा है, तो उस समय हम इसको चमचा कहेंगे। ये आत्मनिर्भर होता है, ये अपने ऊपर डिपेंड होता है, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है। आप लोग अच्छी तरह से इस बात को सम्मानित, ये समाज का लाभ करने के उद्देश्य से काम करता है और ये मालिक का लाभ करने के उद्देश्य से सम्मानित साथियों ये काम करता है। ये हमने आपको साथियों अपने थोड़े से ये डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, कार्यकर्ता और चमचा के बीच में डिफरेंस हमने ये साथियों आपके बीच में रखे, जो कि आपको जानना सम्मानित साथियों बहुत जरूरी था। जी सर, चमचा युग की शुरुआत, चमचा युग की जो है ये शुरुआत सम्मानित साथियों कहां से होती है ये समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमको थोड़ा सा जो है थोड़े से हल्का सा इतिहास में साथियों हम लोगों को जाना पड़ेगा। साथियों, जब गांधी जी को यह पता चला कि अंग्रेजों की नजर सभी पर जा रही है, जब गांधी जी को पता चला कि अंग्रेज लोग जो है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के हम लोग अधीन थे, तो ये जब पता चला कि अंग्रेजों को, गांधी जी को,
कि भाई सभी समाजों के लिए अधिकार देने के लिए जा रहे हैं अंग्रेज लोग, तो सम्मानित साथियों उस समय एक प्रश्न बनकर के निकल के आता है कि अछूतों का नेतृत्व कौन करेगा, जिसको हम लोग आज एससी बोलते हैं, उस समय अनटचेबल उसको बोला जाता था, उसके बाद में उसको एससी का नाम मिला। तो इन अनटचेबल के कौन नेतृत्व करेगा, डिप्रेस क्लास का इस हिस्से का कौन नेतृत्व करेगा, इसको लेकर के सम्मानित साथियों घमासान मचा। गांधी जी ने कहा कि इसका नेतृत्व मैं करूंगा। उसके बाद साथियों जब पता चला तो बाबा साहब ने कहा कि इसका नेतृत्व मुझे करना चाहिए। गांधी जी किस इंटेंशन से नेतृत्व करने के लिए जा रहे थे सम्मानित साथियों, ये आप अच्छी तरह से समझते हैं और आगे आपको समझने को सम्मानित साथियों आप लोगों को वो आगे आपको वो मिलेगा सम्मानित साथियों आगे। जी सर, देखिए साथियों किस प्रकार से पृष्ठभूमि बना रहे थे गांधी जी। साथियों थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना बहुत जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने यहां पर ये बात साथियों हम लोगों ने रखी। गांधी जी ने आकर के समाज के बीच में कहा, लोगों के बीच में कहा, जिससे कि वो अछूत के नेता माने जा सकें। अछूत लोग ये कह सकें, अनटचेबल लोग ये कह सकें, दलित समाज के लोग ये कह सकें, डिप्रेस क्लास के लोग ये कह सकें कि वास्तव में हमारे नेता गांधी जी हैं। तो सम्मानित साथियों इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि बनाई और वो साथियों का अपना कहते हैं मिस्टर गांधी जी क्या कहते हैं, मैं इस प्रकार से भूमिका बना रहे हैं समाज। सिर्फ क्या है इसको, गांधी जी कहते हैं कि मैं मरकर हूं, अगर पुनर्जन्म लेना भी पड़े तो किसी भंगी के घर, जिसको आज हम लोग वाल्मीकि कहते हैं, हमारा एसटी समाज का भाई है, भंगी के घर जन्म लेना चाहूंगा, जिससे कि जातीय अपमान की पीड़ा को मैं स्वयं जान सकूं। ये बात गांधी जी ने कही कि मैं पहली बात तो मैं मर करके दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता, और अगर मुझे लेना भी पड़े तो मैं किसी वाल्मीकि किसी भंगी के घर पैदा होना उचित समझूंगा, जिससे कि जातीय अपमान की पीड़ा को मैं स्वयं प्रैक्टिकली जान सकूं। इस बात को सुन करके सम्मानित साथियों हमारे एससी समाज के, दलित समाज के, अछूत समाज के ये बिरादरियां बहुत ही खुश हुई कि कितनी अच्छी बात गांधी जी ने कही है। लेकिन बाबा साहब ने उसके जवाब में कहा कि इस धरती पर जब तक एक भी आदमी जाति के आधार पर नीच समझकर अपमानित किया जाएगा, मैं तब तक बार बार जन्म लेना चाहता हूं इस धरती पर। देखिए साथियों, बाबा साहब ने कहा कि जब तक एक भी आदमी जाति के आधार पर नीच समझकर अपमानित किया जाएगा, मैं तब तक बार बार इस धरती पर जन्म लेना चाहता हूं। दोनों में डिफरेंस देखिए सम्मानित साथियों। गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी की इंटेंशन क्या है, गांधी जी मेरे मरने के बाद भी ये जाति प्रथा छुआछूत चलती रहनी चाहिए। ये इंटेंशन थी गांधी जी की। इस वक्तव्य के अंदर जो छिपी हुई चीज है वो ये है कि मेरे मरने के बाद भी ये जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत चलती रहना चाहिए, तभी तो मैं किसी भंगी के घर जन्म लूंगा। ये बात कही गई है। बाबा साहब ने कहा नहीं, अगर एक आदमी को भी जाति के आधार पर अपमानित किया जाएगा तो मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब इस व्यवस्था और गांधी जी इस व्यवस्था को एज इट इज बनाए रखना चाहते थे। ये बेसिक डिफरेंस था। इस प्रकार से साथियों बात है। और साथियों जब उसके बाद में साथियों वो पहुंचते हैं, जी सर आगे चलिए, जब वो पहुंचते हैं साथियों, समाज बोलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारा नेता है, तो कभी जो है गांधी जी बोलते हैं कि समाज बोलता है कि गांधी जी हमारे नेता हैं। तो इस प्रकार से सम्मानित साथियों दोनों में द्वंद्व चला और उसके बाद ये बात चलती चलती प्रधानमंत्री जी के पास में पहुंच गई। सर सैमुअल उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनके पास में पहुंची। उन्होंने कहा आप दोनों यहां पर मेरे सामने कि आप लोगों में से कौन रिप्रेजेंटेशन करेगा अनटचेबल समाज का। गांधी जी को, बाबा साहब को, दोनों को साथ में बुला लिया गया सम्मानित साथियों। तो गांधी जी से अंग्रेजों ने पूछा, प्रधानमंत्री ने पूछा आप बताइए कि आप कैसे अछूतों के नेता हो। उसके बाद मैं डॉक्टर अम्बेडकर से पूछूंगा कि अछूतों के नेता डॉक्टर अम्बेडकर कैसे हैं, क्योंकि पहले आपका नाम यहां पर चल रहा था कि आप यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनटचेबल। इस प्रकार से सम्मानित साथियों ये चल रहा था। तो बाबा
दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। सम्मानित साथियों, तो साथियों ये दोनों दावा कर रहे थे। उसके बाद में साथियों इन्होंने अपनी बात कही। पहले गांधी जी का नंबर आया तो गांधी जी से डॉक्टर अम्बेडकर प्रधानमंत्री जी से कहा, प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी से कहा कि बताइए मिस्टर गांधी, आप बताइए कि नेता कैसे हैं, आप अपने पक्ष में कोई बात रखिए, कैसे आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अछूत समाज के लिए। तो सम्मानित साथियों गांधी जी कहते हैं, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मेरा अछूत समाज, गांधी जी कहते हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी मेरा अछूत समाज, देखिए किस प्रकार से गांधी जी बात कर रहे हैं कि मेरा अछूत समाज जो भारत में रहता है उसको ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, आदि ऊंची जाति के लोग अपने कुएं पे चढ़ के पानी पीने नहीं देते। ये प्रॉब्लम है मेरे समाज की। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा तो बताइए गांधी जी, आप इसका समाधान क्या चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे अछूत समाज के कुएं अलग खुदवा दिए जाएं। आप सरकार हैं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे अछूत समाज के कुएं अलग खुदवा दिए जाएं। तो सम्मानित साथियों उसी के बाद में बाबा साहब से बात पूछी गई, यस मिस्टर अम्बेडकर, आप अपनी बात रखिए कि आप कैसे अछूतों के नेता हैं, इस बिंदु पे आप क्या कहना चाहते हैं, तब मैं एनालिसिस करूंगा। सम्मानित साथियों उन्होंने ये बात कही प्रधानमंत्री ने। तो देन डॉक्टर अम्बेडकर सैड, तब बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मेरी लड़ाई पानी पीने की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई प्यास बुझाने की नहीं है, मेरी लड़ाई पानी की नहीं है। तो फिर क्या है आपकी लड़ाई। तो उन्होंने बताया कि माय लॉर्ड, जो गांधी जी चाहते हैं कि दलित समाज के, अछूत समाज के कुएं अलग खुदवा दिए जाएं, मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मेरी लड़ाई पानी पीने की नहीं है। अगर ये समाज हजारों सालों से जी रहा है तो कहीं ना कहीं से तो पानी पी रहा है। उसके बदले, उसकी एवज में मैं ये चाहता हूं कि जिस कुएं पे ब्राह्मण पानी पिए, जिस कुएं पे राजपूत पानी पिए, ठाकुर पानी पिए, क्षत्रिय पानी पिए, जिस कुएं पे बनिया पानी पिए, जिस कुएं पे इस प्रकार की अन्य ऊंची जातियां पानी पिए, उसी कुएं पे मेरे समाज का, अछूत समाज का आदमी भी पानी पीना चाहिए। ये मेरी डिमांड है सम्मानित साथियों। देन उसके बाद में साथियों उन्होंने बताया, डॉक्टर अम्बेडकर से उस प्रधानमंत्री ने पूछा कि है होता क्या है, हु इज अनटचेबल, ये अनटचेबल होता क्या है, ये क्या बीमारी है। तो बाबा साहब ने बड़े हिसाब से समझाया सम्मानित साथियों कि भारत देश के अंदर एक जाति ऐसी है, एक वर्ग ऐसा है, बहुत सी जातियां ऐसी हैं, पवित्र हो जाता है। एक आदमी के छूने से दूसरा आदमी अपवित्र हो जाता है, और जब वो आदमी अपवित्र हो जाता है तो उसको पवित्र करने के लिए गंगा जल का और गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। सम्मानित साथियों बात रख रहे थे बाबा साहब कि एक इंसान के छूने से दूसरा इंसान है पवित्र हो जाता है, और फिर उस अपवित्र करने के लिए और गौमूत्र है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है सम्मानित साथियों, वो अपवित्र हुआ दूसरा इंसान, वो तो उस गंगा मूत्र से और उस गौमूत्र, गंगा जल से और गौमूत्र से वो तो पवित्र हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी गौमूत्र को, उसी हम लोग गंगा जल को जिसने अपवित्र किया है, जिसके छूने से दूसरा पवित्र हो गया है, अगर हम देखें तो, अगर हम जाने तो, अगर पवित्र जो इंसान हुआ है दूसरा वाला, अगर उसको तुमने पवित्र कर दिया, इसका मतलब अपवित्र को पवित्र करने की क्षमता गंगा जल में है, गौमूत्र में है, आपके तालाब में, आपके तालाब को पवित्र करने में है। अगर वो तालाब में पानी पी लेता है तो अपवित्र को क्षमता आपके गंगा जल गौमूत्र में है। तो जिस इंसान के छूने से वो दूसरा आदमी अपवित्र हुआ, तो उस इंसान जो अपवित्र है, तुम्हारा गंगा जल और तुम्हारा जो गौमूत्र है, वो उस पहले वाले इंसान से वो पाता है।
इसका मतलब कहीं ना, अगर गौमूत्र में, गंगा जल में अगर पवित्र करने की क्षमता है दूसरे वाले आदमी को, अपवित्र जो हुआ था, तो पहले वाले को सम्मानित साथियों पवित्र वो क्यों नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की बीमारी साथियों उन्होंने बताई। तो जब जाकर के बाबा साहब को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल के रूप में कि अब जो है देश से गांधी जी को अनटचेबल्स का नेता नाम मान करके डॉक्टर अम्बेडकर वाज अपॉइंटेड, यह हमने लिखा है यहाँ पे, डॉक्टर अम्बेडकर वाज अपॉइंटेड एज ए डिप्रेस क्लास, अनटचेबल डिप्रेस क्लास। सम्मानित साथियों बाबा साहब को नेता मान लिया गया। वहां पर गांधी जी साहब सम्मानित साथियों वहां पर जीत गए। 30, 31, 32 में चली। इससे पहले क्या क्या हुआ साथियों हम आपको ये बताने का सम्मानित साथियों बीच में काम करेंगे साथियों। जी सर। उसके बाद सम्मानित साथियों आप जानते हैं सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में मंडल कमी वो उधर अपॉइंट किया गया हम साथियों। और उसके बाद साथियों उसी के आधार पर कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई 17 अगस्त 1932 को। साथियों ये समझना बहुत जरूरी है। 17 अगस्त 1928 में कम्युनल ये सर जॉन साइमन को अपॉइंट किया गया था। उसके बाद रिपोर्ट आई, वो सब संपर्क में आई, समाज के संपर्क में आई, तब पता चला कि बाबा साहब जो बताते थे हैं। तो उसके आधार पर कम्युनल अवार्ड पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा हुई सम्मानित साथियों। निर्वाचन करने के लिए सम्मानित साथियों यहां पे हुई। साथियों ये बाबा साहब ने जो उस समय डबल वोट का अधिकार सम्मानित साथियों लेकर के आए थे, डबल वोट का अधिकार सम्मानित साथियों लेके आए थे। बहुत बड़ी डिबेट के बाद ये डबल वोट होता क्या है ये आप लोगों को सम्मानित साथियों समझना है। उसके बाद साथियों हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, फिर समाप्ति की तरफ लेकर के जाएंगे। साथियों बाबा साहब जो है डबल वोट का अधिकार लेके आए थे। एक वोट यहां डालेगा एससी समाज का बंदा, एक वोट यहां पर डालेगा। दो जगह एससी समाज के लोगों को वोट डालने का होगा। कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई एससी समाज के लिए, जो 86 सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई एससी समाज के लिए, वो रिजर्व कर दी गई। इसकी खासियत सम्मानित साथियों ये थी कि यहां पर इस रिजर्व सीट पर जैसे आज रिजर्व है 150 के आसपास जो सीटें रिजर्व है, सम्मानित साथियों 131 के आसपास जो सीटें रिजर्व हैं उस समय। तो साथियों उस समय ये 86 सीटें बाबा साहब लेकर के आए थे कि इसमें खासियत ये थी, इसमें एससी खड़ा होगा और एससी ही वोट डालेगा। सम्मानित साथियों जो रिजर्व सीट थी इसमें एससी खड़ा होगा और एससी ही वोट डालेगा। और जो अनरिजर्व सीट थी, जो जनरल सीट थी, उसमें दोनों खड़े हो सकते हैं, एससी भी खड़ा हो सकता है, नॉन होगा ही होगा साथियों जब वो जनरल है। तो मतलब जनरल तो खड़ा होगा ही होगा, साथ में एससी भी खड़ा हो सकता है। और उसमें दोनों समाज को, एससी को और नॉन एससी दोनों को वोट डालने का सम्मानित साथियों अधिकार होगा। ये बहुत बड़ी चीज बाबा साहब लेकर के आए थे। इसमें एससी खड़ा होगा, एससी ही वोट डालेगा। इसमें सब खड़े होंगे और सब लोग वोट डालेंगे। साथियों वहां पर साथियों जब ये डबल वोट का अधिकार जब लिया जा रहा था तो उस समय गांधी जी ने डिबेट करी प्रधानमंत्री जी से कि ये काम गलत होने जा रहा है। इस दुनिया में तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं वोट के अधिकार के लिए, लेकिन डबल वोट के अधिकार के लिए इस दुनिया के किसी भी देश में संघर्ष नहीं चल रहा है, क्योंकि ये डबल वोट का अधिकार जो है ये समाज को तोड़ने का काम करता है, ये देश को दो हिस्से में बांटने का काम करता है। तो तब सम्मानित साथियों बाबा साहब को वहां पे मौका मिला कि इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों, क्योंकि जनरल की तरफ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और अनटचेबल एससी की तरफ से जो है बाबा साहब कर रहे थे। तो तब प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आप डबल वोट के अधिकार की जो बात चल रही है आप इसे क्यों ले रहे हो। तो तब उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी मैं डबल वोट का अधिकार इसलिए ले रहा हूं जिस देश के अंदर लोग एक वोट का अधिकार की डिमांड कर रहे हैं वहां पर सिंगल गुलामी है केवल,
वहां पे सिंगल गुलामी है, लेकिन मेरे भारत देश डबल गुलामी है। एक तो वो आपका गुलाम है और दूसरा उनका गुलाम है जो लोग आपके गुलाम हैं। सम्मानित साथियों, हमारे मेरे जो समाज है वो गुलामों का भी गुलाम है। एक तो वो समाज जो आपका गुलाम है और उसके भी नीचे उनका भी गुलाम है। तो जो मेरा अनटचेबल समाज है वो गुलामों का गुलाम है, वो डबल गुलाम है। एक तो आपका गुलाम है और एक भारत के लोगों का भी वहां का गुलाम है। सम्मानित साथियों, तो डबल गुलामी मेरा समाज वहां पर उसके लिए वो बाध्य है, वहां पर वो स्वीकार, वहां पर परेशान है डबल गुलामी को लेकर के। तो सम्मानित साथियों, डबल गुलामी को खत्म करने के लिए डबल वोट का अधिकार होना चाहिए। जब तक यहाँ पर एससी समाज का आदमी ही खड़ा होकर के वोट नहीं डालेगा, जब तक सच्चा रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकता। इसलिए साथियों, आगे क्या हुआ ये गांधी जी ने बाद में जाकर के बात बनी, ये हम आपको पीछे फिर से दिखाएंगे। सम्मानित साथियों, वापस लेंगे हम स्लाइड को। भरत भाई आप ध्यान रखना, हम इसको वापस लेकर के आएंगे। सम्मानित साथियों, आया रिजर्व और अनरिजर्व के अंदर। सम्मानित साथियों, ये तो हमने पीछे कर दिया, ये हमने रिजर्व और अनरिजर्व को हमने आपको बताया। बाबा साहब के रिजर्वेशन में अनरिजर्व में ये अंतर था। बाबा साहब की 86 सीटों पर एससी खड़ा होगा, एससी ही वोट डालेगा, जनरल वोट नहीं डालेगा, क्योंकि उससे क्या नुकसान होता है, उससे ही चमचे पैदा होते हैं, वो आपको साथियों आगे हम लोग बताएंगे। उसके बाद सम्मानित साथियों, गांधी जी ने वहां तो वो दबाव में आ गए, वहां तो उनको मानना पड़ा, लेकिन भारत में आकर के बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। अब भारत में आकर के कहा कि मैं किसी भी कीमत पे इस डबल वोट के अधिकार के पक्ष में नहीं हूं। वहां मेरी मजबूरी थी कि मैं अंग्रेजों के सामने कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन भारत के अंदर इसके पक्ष में सम्मानित साथियों बिल्कुल नहीं हूं। इसी बात को लेकर के उन्होंने विरोध किया। 1 सितंबर 1932 को गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत थी सम्मानित साथियों, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद साथियों अब बात आगे चलती है। 5 सितंबर 1932 को कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, नेहरू जी ये उनकी वाइफ थी, आप जानते हैं, नेहरू जी की वाइफ थी, ये उनकी वाइफ थी, गांधी जी की वाइफ थी। दोनों जाती है बाबा साहब से, बोलती हैं कि बाबा साहब आप मेरे पति की, आप मेरे बापू की जान बख्शिए। मेरे बापू को जेल में बंद कर दिया गया है, हमारे उनको आपने ये क्या कर दिया है। बाबा साहब ने कहा कि जब इस देश में अन्य समाज के लोगों को अधिकार मिलते हैं तब तो तुम्हारे गांधी जी को कुछ नहीं होता है, और जब मैं अपने वोट का अधिकार करके आया हूं इस देश में तमाम लोगों को, तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब अगर मैं अपने समाज के लिए लेके आया हूं तो आपके गांधी जी को दिक्कत हो रही है। तो साथियों, मैं अपने दिला करके रहूंगा। उसके बाद बात आगे बढ़ती है। 17 सितंबर 1932 को गांधी जी अनशन की धमकी देते हैं, सरकार को भी देते हैं, समाज को भी देते हैं, बाबा साहब को भी देते हैं, सरकार को भी देते हैं कि गांधी अब अनशन करेगा। और सितंबर को आमरण अनशन की शुरुआत कर देते हैं। सम्मानित साथियों, 21 सितंबर को खाना पीना छोड़ देते हैं, 22 सितंबर को पानी पीना छोड़ देते हैं, 23 सितंबर को बाबा साहब को मारने की धमकी आती है, और 24 सितंबर को समाज के घरों को जलाने की धमकी आती है। सम्मानित साथियों, मरने की स्थिति में थे गांधी जी। वो कहते मैं मर जाऊंगा लेकिन अछूत समाज को डबल वोट का अधिकार नहीं मिलने दूंगा। इस बात को लेकर के वो मरने तक के लिए वो हो गए थे। तभी बाबा कि कभी भी मेंबर मत बन जाना मेरे गरीब समाज के लोगों, SC ST OBC समाज के लोगों के लिए ये जो है बाबा साहब ने किया। सम्मानित साथियों, जब घरों को जलाने की धमकी आने लगी, यहां तक बाबा साहब बिल्कुल नहीं घबराए, यहां से तक बाबा साहब बिल्कुल नहीं घबराए। लेकिन जब पता चला कि मेरे समाज के घरों को जला दिया जाएगा, ये लोग मजबूत पोजीशन में हैं, उस समय हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब मेरे समाज को ही मार दिया जाएगा, मेरे समाज को जला दिया जाएगा, तो फिर डबल वोट का अधिकार किसको दिलाऊंगा। तो बाबा साहब वहां पर जाके झुके। इस आगे करो, बाबा साहब वहां पे आगे, इस पर ध्यान दो आप। बाबा साहब वहां पे जाकर के उसमें साथियों उनको झुकना पड़ा, बाबा साहब को उसमें फिर झुकना पड़ा। और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट यरवदा जेल में 2 बजे के बाद में बाबा साहब वहां पर गए
और यरवदा जेल में पूना में जाकर के बाबा साहब ने गांधी जी के सामने हस्ताक्षर किए और एक समझौता हुआ दोनों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में। उसको पूना में वो समझौता हुआ था जेल के में जो पैक्ट हुआ था, तो उसमें जो है वो पूना पैक्ट के नाम से सम्मानित साथियों हम उसको जानते हैं। तो बाबा साहब उस पूना पैक्ट के अंदर संयुक्त निर्वाचन मंडल साथियों निकल के आया। पहले पृथक निर्वाचन मंडल था जो बाबा साहब लेके आए थे, लेकिन दोनों के पैक्ट पे भागते भूत की लंगोटी सही टाइप में जो है, तो बाबा साहब ने जो है उसकी जगह पर संयुक्त निर्वाचन मंडल पे साइन करे और उसी दिन से साथियों चमचा बात हुई। सम्मानित साथियों जरा पीछे करो, पीछे करो, पीछे वहीं उसी पे जाओ, उसी लाइन पे जहां पे 3 गोले थे वो। इसलिए मैं कहता हूं कि आप छेड़छाड़ी मत करो। लाओ पीछे लाओ 3 उस पे, ऐसे चलने दो, सिंपल चलने दो। तो साथियों बाबा साहब इसको लेकर के आए थे और गांधी जी ने यह किया, रिजर्व अनरिजर्व एक साथ इस प्रकार से कहा। देखो आप समझ सकते हो, यहां पे एससी वोट डालेगा, एससी ही खड़ा होगा, जो एससी के हित की बात करेगा उसी को वोट देगा एससी। अगर वो एससी कैंडिडेट एससी के हित की बात नहीं करेगा तो अगली बार वो एससी समाज के लोग उसको वोट नहीं देंगे। यहां पे गांधी जी ने ये अप्लाई करवाया कि एससी की सीट तो रिजर्व होंगी, लोग भी डालेंगे। तो साथियों आप जानते हैं एससी समाज के मान लो 50-60 हजार वोट है, तो नॉन एससी समाज के जो हैं 1 लाख 1.5 लाख वोट होते हैं। सम्मानित साथियों तो आप जानते हैं, तो यहां पे ये इसमें इतने बात करेगा उसको, और इस रिजर्वेशन के अंदर दुश्मन होगा उसको नॉन एससी वोट दे। इस देश में हुई, यहां पर जो हितैषी होगा उसको वोट दिया जाएगा और यहां पर जो सबसे बड़ा उस समाज का विरोधी होगा उसको वे लोग वोट देंगे, अन्य लोग जो होते हैं। इस प्रकार से साथियों इस आदमी को जो यहां पे खड़ा होता है कैंडिडेट, इसको जो है दूसरे लोगों की चमचागिरी करनी पड़ती है, टिकट के लिए करनी पड़ती है और उनके वोट के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि उनको पता है कि का तकता हूं उसके अंदर तो 4-6 लोग खड़े हुए हैं, मुट्ठी भर वोट हिस्से में लेने वाले हैं। तो इसलिए वो दूसरे समाजों में जाकर के वहां पर जाकर के अपनी पैठ बनाता है, अपनी मजबूरी। तो वो देखते हैं वे लोग कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा इस समाज का विरोधी है, तो तब जाके सम्मानित साथियों फिर वो उसी को वोट देते हैं। ऐसी शुरुआत उस समय हुई थी जहां से ये प्रॉब्लम आई। तो इसलिए सम्मानित साथियों ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो यहां से फिर आगे चलो सर जी। इस प्रकार से साथियों वहां पर पृथक निर्वाचन मंडल था, यहां संयुक्त निर्वाचन मंडल निकल के आया कि सब मिलकर के एक साथ वोट डालेंगे, एससी तो खड़ा होगा। इसलिए सम्मानित साथियों उसी समय से इस देश में चमचा युग की शुरुआत हुई। सम्मानित साथियों ये साथियों हमने आपको बताया। जी सर आगे अपना आप समझ जाया करो। साथियों उस समय बाबा साहब ने कहा कि अब मेरा वोट दिलाने का कोई फायदा नहीं रहा समाज को, अब मेरा वोट दिलाने का कोई फायदा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आरक्षित सीटों पर जो आरक्षित सीट हैं जो दी हैं गांधी जी ने, उस पर चमचा जीतेगा और सामान्य सीटों पर तो और ही लोग जीतेंगे। चाहे वो ऐसी सीट पे वोट डाल रहा हो तो वहां चमचा जीत रहा है, वो दूसरी पार्टी को उसके हिसाब से चल रहा है, और जो जनरल सीट हैं उस पे तो एससी समाज का, अछूत समाज का वोट प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं रहा, कोई फायदा, बिल्कुल महत्वहीन हो गया। ये कब तक हुआ? जब तक साहब कांशीराम जी इस देश में राजनीति को नहीं समझ पाए। जब साहब कांशीराम जी जब आए, उनसे पहले जब लोग नहीं समझ पाए थे, जब साहब कांशीराम जी आए तो तब उन्होंने जाकर के इसका समाधान निकाला और उसका धीरे धीरे असर को सम्मान्य साथियों कम किया। उसमें बताया, बाबा साहब को बताया कि ये तब तक महत्वहीन रहेगा जब तक इनकी अपनी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी। इस बात को लेकर बाबा साहब ने भी काम किया, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी। सम्मानित साथियों हमारे बीच में
काम किया। जी सर, चमचे का प्रयोग सम्मानित साथी, इसको आपको समझना है। हमने यहाँ पे उदाहरण दिया है, सब्जी भगोना। हमने आपको बताया कि जैसे भगोने के अंदर सब्जी हम लोग बनाते हैं, पतीली में सब्जी बनाते हैं, किसी बर्तन में सब्जी बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं साथियों, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से हमने अपनी बात बताने का हमने प्रयास किया कि उसमें हम जो सब्जी जो बनाते हैं तो हम सब चमचे का प्रयोग करते हैं। हम रसोई में से चमचा निकालते हैं, उसकी सब्जी बनाते हैं, और सब्जी बनाने के बाद में जब सब्जी को हम परोस देते हैं तो चमचे का काम खत्म हो जाता है। काम खत्म हो जाता है तो फिर हम उसको धो करके मांज करके फिर वापस रसोई में रख देते हैं। तो जब हमें चमचे का प्रयोग करना होता है तभी हम उसको साफ सूफ करके या जो भी कुछ करके हाथ पे फेर करके तब उसको हम लेके आते हैं। जैसे उसका काम खत्म हो जाता है हम उसको मांज करके धो करके एक साइड में रख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस देश में जब जब खरे संघर्षशील अच्छे नेता इस देश में पैदा हुए, इस समाज में पैदा हुए, तब तब जाकर के इन चमचों का प्रयोग किया गया। सम्मानित साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, चमचा वाले उसमें कार्यकर्ता बनाम चमचा के बारे में जब हमने आपको के बारे में डिफ्रेंसिएशन बताया था तो उसमें भी साथियों हमने ये बात रखी थी कि खरे और सच्चे नेता को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के उद्देश्य से सम्मानित साथियों को प्रयोग किया जाता है। तो जब जब इस देश में, इस समाज में, बहुजन समाज में, अब तो ओबीसी समाज में भी चमचे पैदा करने इन लोगों ने शुरू कर दिया, आप अच्छी तरह से जानते हैं सम्मानित साथियों। तो जब जब अच्छे नेतृत्व निकल के आता है तो तब सम्मानित साथियों ये लोग इन समाजों में चमचा पैदा करते हैं। सम्मानित साथियों, इसलिए हमने आपको बताया जब ये प्रयोग इनका खत्म हो जाता है तब इनको ये निकाल के फेंक देते हैं। साथियों, बाबा साहब बनाम जगजीवन राम आपके बीच में उदाहरण है। आप अच्छी तरह से सम्मानित साथियों जानते होंगे कि बाबा साहब का नेतृत्व निकल के आया तो जगजीवन राम जी को पैदा किया गया। और साथियों, इसी प्रकार से जब जब नेता निकल के आए, आपको जानकारी है कि मान्यवर साहब कांशीराम जी को भी कमजोर कांग्रेस ने विभिन्न चमचों को पैदा किया था, जिनका नाम लेने के लिए इस समय यहाँ पे कोई जरूरी भी नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी आप सब छोटे मोटे, बाकी तो अभी तो देखा जाए तो उस समय तो बड़े बड़े चमचे उस समय पैदा किए गए थे, के रूप में पैदा किए जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, तो ये प्रयोग करने का इनका स्टाइल है। आगे चलो, ये प्रयोग का सम्मानित साथियों स्टाइल है। अब चमचे केवल ऐसी समाज में ही, वर्ग के समाज में भी चमचों को पैदा किया जा रहा है। आप जानते हैं उसका उदाहरण है ओबीसी समाज के लोग भी अन्य पार्टीज के अंदर बैठे हुए हैं। सम्मानित साथियों, सांसद और एमएलए के रूप में वो भी बैठे हुए हैं, और भी समाज के लोग बैठे हुए हैं। साथियों, पार्लियामेंट में, विधानसभा में बोल सके, क्यों? क्योंकि वो भी इन्हीं की भांति वहां पे चमचे बन गए हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर लग रहा है कि अगली बार की हमारा टिकट ना कट जाए। क्यों? उनको अपना लाभ देखते हैं, वो समाज का लाभ नहीं देखते हैं। और ये एक उसकी एक सिम्टम इसका वो भी था जो हमने बताया कि वो मालिक का लाभ देखते हैं। सम्मानित साथियों, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दो शब्द भी अपने समाज बोल सके, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो लोधी हो, चाहे प्रजापति हो, कोई भी हो, सभी समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है बोल सके। तो इस प्रकार से ऐसे समाज के साथ साथ पिछड़े वर्ग के अंदर भी इन लोगों ने चमचे पैदा करने शुरू कर दिए हैं, जो देश के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगा। सम्मानित साथियों, जी सर आगे, आप खुद नहीं समझ पाते चमचा युग का प्रभाव, इसका इंपैक्ट क्या है। सम्मानित साथियों, जब बात यहां पे खत्म हो गई थी, समझो आप कर सकते थे। चमचा युग का प्रभाव, इससे नुकसान क्या क्या होंगे साथियों, हम लोग बहुत जल्दी समाप्त करने जा रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में रुकावट पक्का आएगी। चमचे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में रुकावट करेंगे, जो कि किसी भी देश के सभ्य समाज के लिए नुकसानदायक होता है। किसी भी देश में, समाज में परिवर्तन होते रहना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज सोसाइटी इज डायनेमिक, ये परिवर्तनशील है। अगर तुमने स्थिर कर दिया तो वो देश बर्बाद हो जाएगा, वो रुक जाएगा, अन्य देश आगे निकल जाएंगे। ये परिवर्तन नहीं होने देते हैं। चमचों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा उनका प्रभाव है जो नुकसान करते हैं। प्रत्येक समाज के अधिकारों को समाप्त होने देने की संभावना ज्यादा होती है।
जब जिस जिस समाज में चमचे पैदा हो जाते हैं उन समाज के होने की संभावना बढ़ जाती है, वो ज्यादा वो हो जाते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद आदि आरएसएस जितने भी ऐसे जो संगठन हैं उसमें 90% आपके समाज के लोग हैं, SC ST OBC समाज के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से गरीब समाज के लोग हैं। मैंने 90% बोला है, 85% नहीं बोला सम्मानित साथियों। जो वो उनमें से भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से भी, जिसको बहन जी रिप्रेजेंटेशन करती हैं इस समय सब जन के हिताय पर, सब जन सुखाय के आधार पर सम्मानित समाज है, वो भी है। और आपका 85% समाज इसमें से भी है। तो 90% समाज उनके संगठनों में काम करता है, उनके संगठनों को मजबूत करता है, पार्टी कांग्रेस है। लेकिन सम्मानित साथियों सत्ता में वो 10% लोग हैं, 10% लोग हैं, सारे व्यापार पे वो 10% है। ब्यूरोक्रेट पावर होती है, आपकी फ्यूडल पावर होती है, आपकी इकोनॉमिक पावर होती है, आपकी कल्चर पावर होती है, आपकी पॉलिटिकल पावर होती है। इन सारी की सारी पावर्स पे उन 10% लोगों का कब्जा है जिनको आप लोग मजबूत करते हैं सम्मानित साथियों। इसका रास्ता हम और बताएंगे। इसलिए ये सबसे बड़ा नुकसान इन चमचों की वजह से होता है। कितना बड़ा नुकसान चमचों की वजह से सम्मानित साथियों होता है, ये बात आप। तीसरा नुकसान, नेतृत्व विहीन कर देता है समाज को। ये जब चमचा का जो सिस्टम होता है, चमचा युग जो लोग होते हैं वो समाज के अंदर नेतृत्व विहीन कर देते हैं समाज को। अच्छे नेता को उभरने नहीं देते हैं, खरे नेता को उभरने नहीं देते हैं, उसकी जगह वो दुरुपयोग वहां पे जाके हो जाते हैं। और जिस समाज का, जिस कौम का नेता नहीं होता उसका पतन निश्चित है। उसके लिए भी खरा नेता होना चाहिए, सच्चा नेता होना चाहिए। और सच्चे को, ये खरे को ये उभरने नहीं देते हैं, ये इतना नुकसान करते हैं। इसका मतलब समाज का पतन होने में इन चमचों का बहुत बड़ा रोल होता है। लोकतंत्र का निरर्थक होना, जब चमचागिरी चल रही है, जब ये सिस्टम चल रहा है, अच्छे लोग निकल के नहीं आ पा रहे हैं, खरे सच्चे लोग निकल के नहीं आ पा रहे हैं, तो वहां पे लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल प्रभावहीन कर देता है। अपने नेता अपने ही समाज को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि चुनने का अधिकार दूसरों के हाथों में होता है। सम्मानित साथियों इस प्रकार से नुकसान हो जाता है। जब दूसरों के हाथों में होगा तो सम्मानित साथियों अच्छा आदमी निकल के नहीं आ पाएगा, और इसमें लोकतंत्र का कोई औचित्य बर्बादी निश्चित है चमचाओं की वजह से सम्मानित साथियों। इसलिए हम लोग इस बात को समझना है। हमको साथियों, हम आपको आगे इसके बारे में साथियों हम आपको बताने का काम करेंगे। हम बिल्कुल समाप्ति की तरफ हैं। हम इस कैडर को बहुत छोटा करेंगे, क्योंकि साथियों हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों लोगों की जीवी खत्म हो जाती है, समय का भी अभाव है, इसलिए हम इसको छोटा करेंगे। फिर इसका समाधान क्या है सम्मानित साथियों, हम किस प्रकार से 1932 में चमचा युग की 24 सितंबर 1932 में चमचा युग की शुरुआत होने से पहले की पृष्ठभूमि हमने आपको बताई। किस प्रकार से चमचा युग का क्रिएशन हुआ हमने आपको बताया। उस चमचा युग से क्या नुकसान होता है हमने ये आपको बताया। उसका समाधान देकर के, निष्कर्ष देकर के साथियों हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। आप लोग का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं, अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं जो हमारा इधर सहयोग कर रहे हैं। अमित पंत बौद्ध जी जो कि इधर कैमरे को देख रहे हैं, और इस जो प्रोजेक्टर जो है इसको भात गौतम जी देख रहे हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, वकील साहब का, इंजीनियर साहब का। जी साथियों हम लोग पुनः आपके बीच में साथियों इधर पहुंचते हैं। समाधान क्या है इसका, चमचा युग की चुनौती से निपटना, ये मान्यवर साहब कांशीराम जी ने समझाया। ये सम्मानित साथियों आप लोग को समझना होगा कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो आपको समझाया है कि 3 प्रकार से समाधान है इसके। एक तो अल्पावधि, थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी टाइप के लिए। एक जो है दीर्घावधि, थोड़े लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और एक है आपकी स्थायी, बिल्कुल परमानेंट। ये इस प्रकार के समाधान मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बताने का काम किया। सम्मानित साथियों बहुत यूनिक पर्सनालिटी भारत की राजनीति में मान्यवर साहब कांशीराम जी आए, जिन्होंने इस दर्द को पूरी तरह से समझा, उनके बीच से निकला था। सम्मानित साथियों 3 प्रकार के समाधान आपको बताए, टेम्परेरी, एक लॉन्ग
शॉर्ट टर्म, अल्पावधि, शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म, और ये जो है आपका परमानेंट। ये 3 प्रकार के समाधान साहब काशीराम जी ने बताए, और इसको साथियों हम बता करके अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर के जाएंगे। अगर आपको अल्प अवधि के लिए समाधान करना है तो आपको सामाजिक कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको साथियों इस बात को समझना होगा। और अगर आपको थोड़ा लंबा करना है तो राजनीतिक क्षेत्र में पड़ेगी। अगर आपको इसको स्थायी करना है, एकदम उज्जवल युग आपको लाना है, तो आपको सांस्कृतिक क्षेत्र में, सोशल स्ट्रक्चर में आपको बदलाव करना पड़ेगा। ये साथियों क्या है, ये क्या है, इसमें सामाजिक क्षेत्र में कार्रवाई क्या करनी है। जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को भाईचारे के आधार पर जोड़ने के लिए काम करना है। यह सामाजिक क्षेत्र की कार्रवाई है कि समाज में जाति के आधार पर जो तोड़े हुए लोग हैं उनको समझाना है कि यह नुकसानदायक है। अगर आप जातियों में टूटे रहोगे तो विरोधियों को लाभ होगा, और आप भाईचारे के आधार पर जुड़ जाओगे तो आपके समाज को लाभ होगा। उन्होंने बताया जाति के आधार पर टूटे रहोगे तो आप अल्पजन कहलाओगे, और जातियों के आधार पर जो टूटे हुए लोग हैं, अगर भाईचारे के आधार पर आप जुड़ जाओगे तो आप बहुजन कहलाओगे। उसमें जाति विशेष की बात नहीं कही। इसलिए सम्मानित साथियों, लोगों को भाईचारे के आधार पर जोड़ने के लिए काम करना है। यहां से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये फिर इसमें बदलेगा। जब आप इसमें जाएंगे तो साथियों आपको जानकारी है, मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि मेरा उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सत्ता तो मेरा माध्यम है। इस देश में सामाजिक परिवर्तन करना मेरा सम्मानित साथियों उद्देश्य है। ये बात काम किया तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा साथियों। आने से फिर आप जान होती जाएगा तो साथियों संविधान का यूज किया जाएगा। पार्लियामेंट, अगर आपको संविधान लागू करना है जो कि सोशल रिफॉर्मेशन के लिए, सोशल चेंज के लिए जो बनाया गया था, इक्विटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, जस्टिस, ऐसे जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से जो प्रेम्बल में लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो बनाया गया था, उसके लिए सम्मानित साथियों आपको पावर आपके हाथ में होनी चाहिए, सत्ता आपके हाथ में होनी चाहिए। और सत्ता तब मिलेगी जब आप यहां पर काम करेंगे। सम्मानित साथियों, जब से हमारा यहां से काम होना बंद हुआ है, हम यहां पे कमजोर पड़ गए हैं। हमको यहां पे काम करना सम्मानित साथियों बहुत जरूरी है। जब सत्ता आपके हाथ में होगी, ताकत आपके हाथ में होगी, इस देश में जाति विहीन समाज की स्थापना करने वाले लोगों के हाथ में सत्ता होगी, तो उसके माध्यम से आप उज्जवल युग लाएंगे। का मतलब होता है बिल्कुल ब्राइट तरीके से, ब्राइट एज, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। सब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, सब लोगों को नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगी, सब बराबर रहेंगे, सब लोग खुशहाल रहेंगे। एक तरह से जो कहते हैं कि सोने की चिड़िया के समय वाला युग आएगा। तो साथियों, इसके यहां से प्राप्त किया है उसका प्रतिफल यहां आएगा। और जब आप यहां हो जाएंगे, यहां आप स्थापित हो जाएंगे, तो अच्छी सोच के लोग यहां पर हो जाएंगे, तो उसका प्रयोग करके आप लोग इसके अंदर चेंज करेंगे, उसके अंदर आप बदलाव करेंगे। सम्मानित साथियों, ये बात सम्मानित साथियों आपको समझनी होगी, इस बदलाव को आपको समझना होगा साथियों। ये सांस्कृतिक बदलाव है, ये चेंज है, ये सोशल स्ट्रक्चर में चेंज है। इसको सम्मानित साथियों आप लोगों को समझना होगा। एक बार की बात, जब बाबा साहब जो है जब आए विदेश से घूम करके, बहुत परेशान थे, तो मीडिया ने पूछा उनसे कि डॉक्टर अंबेडकर, अन्य देशों में भी गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष किया लोगों ने, सामाजिक सुधारक लोगों ने, वहां के विद्वान लोगों ने अपने अपने देश की गैर बराबरी के लिए संघर्ष किया, और आपने भारत के अंदर गैर बराबरी के खिलाफ आपने संघर्ष किया। गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष किया था, बराबरी के पक्ष में आपने भी भारत देश के अंदर गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी के पक्ष में संघर्ष किया। वे लोग जीत गए, आप उनसे ज्यादा विद्वान हैं। आपकी चर्चा विश्व के पटल पे सबसे ज्यादा थी कि डॉक्टर अंबेडकर इतनी बड़ी बीमारी के लिए लड़ रहे हैं। सम्मानित साथियों, ये बात कि आप इतने, आपकी चर्चा ज्यादा थी, आपके जीतने की सबसे पहले संभावनाएं थी, लेकिन आप हार क्यों गए और वो जीत क्यों गए। तो तब बाबा साहब ने कहा
कि इसमें इस चीज की प्रॉब्लम आई थी सबसे बड़ी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने इस चीज की आई थी, अन्य देशों में जो संघर्ष चल रहा था वहां की धार्मिक व्यवस्था उस गैर बराबरी के लिए स्वीकृति नहीं देती सर। वहां की उसके लिए वहां का जो संस्कृति वहां गैर बराबरी के लिए स्वीकृति नहीं देते थे, बल्कि साथ में गैर बराबरी को में पवित्र घोषित कर दिया गया है। तो पवित्र करने काम कर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई। इसलिए इसके लिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने क्या कहा कि अगर आप परमानेंट इलाज चाहते हैं तो आपको इसके अंदर सांस्कृतिक बदलाव करना पड़ेगा। ये साथियों हम आपको अगले कैडर में फिर कभी बताएंगे किस प्रकार से साथियों आप लोग बेफिक्र रहें, हम इस देश के अंदर रिवॉल्यूशन करेंगे। इस देश में सभी जातियों को जोड़ करके भाईचारा के आधार पर इस देश में एक नए हम लोग भारत का निर्माण करेंगे और बहन जी को मजबूत करने का काम करेंगे। जी सर, ये हमने आपको बताए ये 3 प्रकार के समाधान जो हैं, ये मान्यवर साहब काशीराम जी ने बताए कि ये समाधान हैं, इन पे हमें काम करना होगा। सामाजिक क्षेत्र में काम करना होगा, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना होगा, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करना होगा। ये सारे के सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसमें काम करोगे तो इसमें फल मिलेगा और इसमें काम करोगे तो इसमें फल मिलेगा। आज उन लोगों की सरकार है, विरोधी लोगों की, गैर बराबरी की मानसिकता रखने वाले की, तो वो इसको मजबूत कर रहे हैं अपने हिसाब से। आप रास्ता यही है जो आपको बहुत आसान से मान्यवर साहब काशीराम जी ने समझाने का काम। साथियों आगे बता के अपनी बात को हम लोग समाप्त करेंगे। निष्कर्ष की तरफ सम्मानित साथियों हम लोग चलते हैं। साथियों ये साथियों निष्कर्ष ये बहुत अच्छा जो है साहब काशीराम जी ने बताया कि कैसे खत्म किए जाएंगे ये जो चमचे हैं। तो हिट दैट हैंड विच ऑपरेट द चमचा, स्टूक बोलते हैं, चमचा वर्ड यूज किया है कि हिट दैट हैंड, उस हाथ को हिट करो, उसको चोट मारो जो इस चमचे को चलाता है, क्योंकि चमचा अपने आप में कुछ नहीं होता। आपने चमचे को अगर चमचा गिर भी जाएगा तो जिसके वो हाथ में था वो उस चमचे को फिर से उठा लेगा। तो चमचे को आपको चोट नहीं मारनी है, उस हाथ में चोट मारनी है जो उसके हाथ में चमचा है। अगर आपने हाथ को कमजोर कर दिया, हाथ को अगर आपने तोड़ दिया तो फिर वो चमचे को उठा नहीं पाएगा। इसी साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी इस प्रकार की जो पार्टियां जो इसको चमचे को पैदा करती हैं, हमें उसको कमजोर करना है। कांग्रेस और बीजेपी को हमें कमजोर करना है और अब उसको हिट करने के लिए क्या है, हमारे पास अपनी एक राजनीतिक पार्टी होगी जिसके अंदर भाईचारे के आधार पर सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग उसमें सर्वाइविंग करेंगे सम्मानित साथियों। इसलिए मेरा बहुत अच्छी बात उन्होंने साथियों आपके बीच में रखी। उन्होंने बताया कि चमचों के चक्कर में इस समय समाज में आप लोग काम करें, जो योग्य लोग हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे इस मूवमेंट में भी कुछ कर चुके हैं, उनसे भी आप लोग को सावधान रहना पड़ेगा, जो कि अपने निजी लाभ के लिए, चमचे का एक वो होता है, वो अपना निजी लाभ देखता है, समाज का नुकसान से उसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस प्रकार के लोग जो हमारे इसमें प्रवेश कर चुके हैं सम्मान चक्कर में अपने समाज का हित भूल करके समाज को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस प्रकार के लोग हमारे इस मूवमेंट में भी कुछ कर चुके हैं, जिसको लेकर के हमारे जो युवा साथी हैं या हमारे जो योग्य लोग हैं वो उसको भी सम्मानित साथियों हम लोग को समझना होगा। मान्यवर साहब काशीराम जी ने इसके बारे में भी सम्मानित साथियों अपनी बात ये कही है सम्मानित साथियों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने पार्टी को आप लोग मजबूत करें। चमचों को खत्म करने का केवल एक ही रास्ता है कि हम लोग अपनी पार्टी बहुजन समाज करें। तो इनकी
ज्यादा पड़ती रहेगी। इसलिए सम्मानित साथियों, हमको जो योग्य लोग हैं उनके नेतृत्व को हम लोग, सम्मानित साथियों, उसको हम लोग बड़ा, इस प्रकार की सोच लेकर के सम्मानित साथियों हम लोगों को ये काम करना होगा। और जब हम योग्य लोगों को हम आगे निकालेंगे तो चमचा टाइप के लोग ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे। तो ये बात बता के सम्मानित साथियों हमने आपके बीच में अपनी बात रखी। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसी समाज में से हमें अच्छे लोगों को निकालना है। एक बात मैं साहब कांसीराम जी के ऊपर, बहन जी के ऊपर साथियों में एक बात कहना चाहूंगा। जो साहब कांसीराम जी का साथ जो आदरणीय बहन जी ने जो दिया था, जिसका जिक्र हमने आपको पहले किया है, जो आज इस आंदोलन को लेकर के चल रही हैं, वो भी इसी समाज में से नेताओं को निकाल करके स्थापित करने का काम करती हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, उनके लिए भी, बाबा साहब के लिए, सभी के लिए, फूले साहू सबके लिए सम्मानित साथियों की बात कह के अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। अगर चमचों से आपको बचना है तो योग्य लोगों को आपको फील्ड में लाना होगा, योग्य लोगों की आपको पड़ेगी, तब जाके इन चमचाओं का सफाया होगा। और दूसरी पार्टियों को मजबूत ना करके अपनी बहुजन समाज पार्टी को आपको मजबूत करना होगा। जवानों को इसमें से निकाल करके, तो ये बात मैं आपको बता के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि किस प्रकार से आपको सिखा करके मान्यवर साहब कांसीराम जी गए। ये बात मैं आपको बता के जाता हूं। मैं अपनी बात को साथियों में समाप्त करता हूं। हम टूटे हुए समाजों को जोड़ना सिखा गए, हम टूटे हुए समाजों को जोड़ना सिखा गए, और हम बिछड़े हुए लोगों को जोड़ना सिखा गए। हम बिछड़े हुए, हम टूटे हुए समाज को जोड़ना, हमें जोड़ना सिखा गए, जोड़ना सिखा गए। हम अंधेरों से भी लड़ाई लड़ लेंगे साथियों, हम अंधेरों से भी लड़ाई लड़ लेंगे साथियों, क्योंकि मान्यवर साहब कांसीराम जी हमें जुगनू पकड़ना सिखा गए। साथियों, इसी अंधेरे में से हमको, इसी समाज में से हम लोगों को निकालना है, तवज्जो देकर के स्थापित करना है। जब चमचे प्रयोग किए जाते हैं और निकलेंगे, खरे लोग निकलेंगे, तो उसके बाद उनका कोई औचित्य नहीं बचेगा। फिर उनका कोई चमचा का फायदा क्या हुआ? योग्य खरे निकलने से रोग नहीं है उनके, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो चमचा, मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।